Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another video of pharmacology. In this video, we are going to study the non-steroidal anti-inflammatory drug. प्यार से बुलाएंगे तो NSAIDs. अब NSAIDs में हमारे पास NSAIDs क्या है? NSAIDs एक पेन रिलीवर है और पेन रिलीवर जो कि हमारे पास और भी बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक NSAIDs भी है. नेक्रोटिक एनाल्जेसिक्स होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, NSAIDs हो गए और डीमार्ट्स हो गए और हमारे पास हो गए नॉन स्पेसिफिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हो गए. ये सारे ड्रग्स जो कि हमारे पास क्या है, पेन रिलीवर्स हैं. फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि भाई NSAIDs के क्या क्या बेनिफिट्स हैं. NSAID एज अ पेन रिलीफर वर्क करेगा. NSAID जो टिश्यू का डैमेज है उस प्रोसेस को, डैमेजिंग प्रोसेस को अरेस्ट करेगा. और NSAID जो कि है हमारे पास एनाल्जेसिक इफेक्ट देगा, मतलब पेन रिड्यूस कराएगा. और हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा. और एंटीपायरेटिक वो सब्सटेंस है जो कि हमारे पास फीवर को रिड्यूस करता है. तो हमें अगर फीवर के रिडक्शन में भी हमारा NSAID जो कि है काम करेगा. अब हम पढ़ते हैं NSAIDs की क्लासिफिकेशन क्या है. NSAIDs की जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से हो सकती है, एक केमिकल स्ट्रक्चर से और दूसरी हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्टिविटी. केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे पास क्या क्लासिफिकेशन होती है, वो ये होती है कि प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं जिनकी एग्जांपल होती है आइबुप्रोफीन. इन सब में जो कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस आता है जो कि समझाने के लिए आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए और मेरी केमिस्ट्री बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको एज अ बेसिक लेके चलूँगा. पायरोली अल्केनोइक एसिड डेरिवेटिव, उसकी एग्जांपल है टोलमेटिन. फिर उसके बाद है फिनाइल अल्केनोइक एसिड डेरिवेटिव जिसकी एग्जांपल है फ्लर्बीप्रोफिन. और हमारे पास है इंडोल डेरिवेटिव जिसकी एग्जांपल है इंडोमिथेसिन. और फिर उसके बाद हमारे पास है पायरेजोलोन डेरिवेटिव और उसकी एग्जांपल है फिनाइल ब्यूटेजोन. और फिर हमारे पास है फिनाइल एसिटिक एसिड जिसके अंदर एसिटिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, उसकी एग्जांपल है डिक्लोफिनेक. फिर उसके बाद हमारे पास है फेनामेट की एग्जांपल है मैक्लोफिनेमिक एसिड. फिर उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सीकेम की एग्जांपल है पिरोक्सीकेम. फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, इसके अंदर भी एसिटिक एसिड का जो कि फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होगा और ये हमारे पास है नेब्यूमीटोन. अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्टिविटी जिसके अंदर हमारे पास 3 ग्रुप्स आते हैं क्लासिफिकेशन के. कार्बोऑक्सैलिक एसिड जिनके अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं फिनाइल एसिटिक एसिड. और फिर उसके बाद हमारे पास दूसरे होते हैं कार्बो एंड हेट्रोसाइटिक एसिड्स और सैलिसाइलिक एसिड्स. और फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोपियोनिक एसिड्स. उन सब की यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं. और फिनाइल एसिटिक एसिड की है एक एग्जांपल पढ़ूंगा डिक्लोफिनेक. और कार्बो एंड हेट्रोसाइक्लिक एसिड्स में हमारे पास आता है इंडोमिथेसिन. और सैलिसाइक्लिक एसिड की हमारे पास एग्जांपल है एस्पिरिन और डाइफ्लूनिसल. और फिर इसके बाद हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड्स की जो हमारे पास एग्जांपल है उसके अंदर आइबुप्रोफीन. और फिनेमिक एसिड्स की हमारे पास जो एग्जांपल है उसके अंदर आ जाता है मैक्लोफिनेमिक एसिड. अब दूसरा हमारे पास कैटेगरी है वो ये है इनोलिक एसिड. इनोलिक एसिड में हमारे पास पायराजोलोन्स आते हैं, हमारे पास ऑक्सीकैम्स आते हैं. अब पायराजोलोन्स में हमारे पास ब्यूटेजोन होता है और प्रोपाजोन होता है. और ऑक्सीकैम्स में हमारे पास पेरोक्सीकैम होता है. तो इनके जो एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी तरह इनके केमिकल से या इनके एसिड से रिलेटेड होते हैं. जैसे ऑक्सीकेम की एग्जांपल हमारे पास आती है पेरोक्सीकेम और आइसोऑक्सीकेम. तो इनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी का है. फिर उससे आप ग्रुप भी डिफाइन जो कि है अंदाज़ा लगा सकते हैं MCQs वगैरह में कि इनोलिक एसिड से है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की है. फिर उसके बाद हमारे पास आता है नॉन एसिडिक कंपाउंड्स. और नॉन एसिडिक कंपाउंड्स में हमारे पास सिर्फ एक ही एग्जांपल है और उसका नाम है नेब्यूमेटोन. अब हमारे पास एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि ये जो हमारे पास NSAIDs हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं और कौन सी जगह पे आके ब्लॉक करते हैं. ये फ्लो चार्ट वैसे भी आप लोगों ने समझा हुआ है तो इसको मैं बहुत जल्दी लेके चलूँगा. तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में डिस्टर्बेंस आएगी, हमारे पास फॉस्फोलिपिड उसमें पड़ा हुआ है, उसके अंदर फॉस्फोलाइपेज A2 आएगा. फॉस्फोलाइपेज A2 से मिलने के बाद एराकिडोनिक एसिड बनाएगा. एराकिडोनिक एसिड हमारे पास लाइपोऑक्सीजनेज साइक्लोऑक्सीजनेज दोनों में जाता है. तो साइक्लोऑक्सीजनेज वाला पार्ट जो कि हमारे पास कौन ब्लॉक करता है, NSAID ब्लॉक कर देता है. और लाइपोऑक्सीजनेज वाला पार्ट हमारे पास लाइपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स और फैटी एसिड सब्स्टिट्यूशन डाइट वगैरह ये सारी चीज़ें जो कि है वो उसमें ऐड ऑन करती हैं.
तो हमारा जो कि मेन गोल है वो एनसेड्स को पढ़ना है, तो हम उस पर फोकस करते हैं। साइक्लोऑक्सीजनेस हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है, थ्रोम्बोएक्सिन बनाता है और प्रोस्टासाइक्लिन बनाता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स के हमारे पास जो कि फंक्शन है वो क्या, ऑल्ट्रेशन ऑफ वेस्कुलर परमेबिलिटी, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन, इंक्रीज सेक्रीशन। तो ये सारे जो कि उसके फंक्शन हैं जिनकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म, कंजेशन और म्यूकस प्लगिंग होती है। अब जो कि है हमारे पास थ्रोम्बोएक्सिन हमारे पास ल्यूकोसाइड मॉड्यूलेशन कराता है, जिससे हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और जो कि है अब जो एनसेड्स का पाथवे जब इसको ब्लॉक करेगा, एनसेड ड्रग अगर हम लेंगे तो साइक्लोऑक्सीजनेस वाला पाथवे ब्लॉक हो जाएगा, और जब साइक्लोऑक्सीजनेस वाला पाथवे ब्लॉक हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेगा, थ्रोम्बोएक्सिन नहीं बनेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन अगर नहीं बनेगा तो हमारे पास क्या होगा, वेस्कुलर परमिएबिलिटी कोई जो कोई ऑल्ट्रेशन है वो अपोजिट हो जाएगी। तो हमारे पास जो कि हमारे पास वेस्कुलर परमिएबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, पर वेस्कुलर परमिएबिलिटी होती क्या है, वेसो डायलेशन हो जाती है और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, इसलिए उन्होंने खाली वेस्कुलर परमिएबिलिटी लिखा है। ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा तो हमारे पास ब्रोंकियल डायलेशन हो जाएगी और इंक्रीज सेक्रेशन होती है अगर वो प्रेजेंट होता है, अगर वो नहीं होगा तो हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज सीक्रेशन हो जाएगी। ब्रोंको स्पाज्म की बजाय ब्रोंको डायलेशन में चला जाएगा, कंजेशन जो कि है कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और म्यूकस प्लगिंग भी रिड्यूस हो जाएगी। किसकी वजह से, एनसेड के लेने की वजह से। और ल्यूकोसाइड मॉड्यूलेशन से इन्फ्लेमेशन होती है, तो जब थ्रोम्बोएक्सिन नहीं बनेगा तो इन्फ्लेमेशन जो कि है कम हो जाएगी। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन ऑर्गन सिस्टम पे इफेक्ट्स क्या करता है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा है। HCl जो कि है PGE1 में, PGE1 के इन्फ्लुएंस से HCl डिक्रीज होता है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन इनहिबिट होता है, GFR इंक्रीज होता है, वाटर वगैरह इंक्रीज होता है और फीवर इंड्यूस करता है। और फिर क्या, PGE2 जो कि है उसमें सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, खाली एडिमा इन्हेंस करेगा और पेन को इंक्रीज करेगा, पोटेंशिएट करेगा। और PGI2 में हमारे पास क्या होता है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगा, GFR को इंक्रीज़ करेगा, वाटर को इंक्रीज़ करेगा हमारे पास, और हमारे पास जो कि फीवर को इंड्यूस करता है और इन्हेंस करेगा एडिमा को और पेन को बढ़ाएगा, पोटेंशिएट करेगा। और थ्रोम्बोएक्सिन हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन को सिर्फ इन्हेंस करेगा। फार्मेकोकाइनेटिक्स वो पार्ट हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन होती है ड्रग की, उसको हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, जो एनसेड है वो वीक एसिड है और उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है, प्रोटीन बाइंडिंग एबिलिटीज़ भी हाई है और एंटर्स इन साइनोवियल फ्लूइड के अंदर एंटर हो जाता है। साइनोवियल फ्लूइड हमारे पास कहाँ पे होता है, वो हमारे पास जॉइंट्स में होता है। नो ड्रग फूड इंट्रैक्शन, ड्रग का फूड के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं होता और हेपेटिक मेटाबॉलिज्म हो जाता है, मतलब लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म सही से हो जाता है और एक्सक्रीशन रीनल के थ्रू हो जाती है। तो ये हमारे पास हो गया एनसेड का फार्माकोकाइनेटिक्स। अब इस फ्लो चार्ट को पढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ, टिश्यू इंजरी हुई, टिश्यू इंजरी होने के बाद एरेकिडोनिक एसिड जो कि है प्रोड्यूस हो गया। अब ये जो एरेकिडोनिक एसिड है इसने ल्यूकोट्रीन बनाया और ल्यूको ऑक्सीजनेस का पार्ट है, हमें साइक्लोऑक्सीजनेस पे फोकस करना है। साइक्लोऑक्सीजनेस के अंदर हमारे पास COX-1 COX-2 साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम 1 और हमारे पास 2 दोनों जो कि है फंक्शन करते हैं। तो 1 में जो कि हमारे पास जो हमारा एसिड होता है वो खाली 1 को इनहिबिट करता है और एस्पिरिन जो कि दोनों पे इनहिबिट करता है। कॉक्स इनहिबिटर हमारे पास एस्पिरिन भी है, COX-2 इनहिबिटर्स भी हैं और एनसेड है जो कि नॉन COX-2 इनहिबिटर होता है। तो हमारे पास इनके फंक्शन क्या होते हैं, COX-1 जो कि हमारे पास क्या करेगा, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करेगा और प्लेटलेट एग्रीगेशन को एड करेगा, और COX-2 जो कि है इंड्यूसिबल होता है और वो क्या कराता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन्फ्लेमेशन को जो कि है रिक्रिएट करता है उसके लिए सेल्स और सेंसिटाइज स्किन पेन रिसेप्टर्स एंड रेगुलेट द हाइपोथैलेमिक टेम्परेचर कंट्रोल। जो हमारे पास 2 कॉक्स हैं उसमें से पहला कॉक्स जो कि COX और दूसरा पहला कॉक्स जो कि फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस देगा और दूसरा कॉक्स जो कि हमारे पास इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस देगा। और कॉक्स नंबर 1 जो कि हमारे पास उसके फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस क्या होते हैं, थ्रोम्बोएक्सिन की वजह से क्या होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 की वजह से वेजो डायलेशन होगी, GI म्यूकोजल प्रोटेक्शन होगी, और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और E1 की वजह से क्या होगा, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ेगी और GI ट्रैक और CNS की फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। और COX-2 जो कि है इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस देता है इन्फ्लेमेटरी साइड पे, PGE2 के थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करेगा, पेन प्रोड्यूस कराएगा वहाँ पे, पेन की सेंसेशन, और जो कि हमारे पास क्या करेगा, वेजोडाइलेशन कराएगा जिससे हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी। अब हमारे पास फिर से वही जो कि है फ्लो चार्ट आ रहा है जो हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसको मैं जो कि फिर से डिफाइन नहीं करूँगा, बस ये है एनसेड जो कि है COX-1 और COX-2 फिर जो कि क्या करेगा, ब्लॉक करेगा।
डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा एनसेड है, COX-1 का है या COX-2 का है। फार्माकोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई जो ड्रग है वो क्या एक्शन करता है प्रोड्यूस, और उसके नाम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है, और वो क्या करता है, इनहिबिट करता है कॉक्स एंजाइम को एनसेड्स, और उसकी वजह से क्या होगा, कीमोटैक्सिस इनहिबिट हो जाएगी और डाउन रेगुलेशन ऑफ इंटरल्यूकिन 1 हमारे पास वो केमिकल होता है जो कि हमारे पास क्या इंड्यूस कराता है, इन्फ्लेमेशन इंड्यूस कराता है। फिर और क्या डिक्रीज करता है, डिक्रीज फ्री रेडिकल प्रोडक्शन, फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन को भी डिक्रीज करता है कौन, एनसेड। एनसेड्स प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स को किस तरह से ब्लॉक करेगा, एनसेड जो कि है प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन्स कौन से होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास GIT की म्यूकोजल लाइनिंग को ब्लॉक करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कौन सा जो कि है कॉक्स इनहिबिट होना चाहिए, COX-1 इनहिबिट होना चाहिए, क्योंकि COX-1 एंजाइम जो कि है वो क्या कराता है हमारे पास स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। और जबकि हमारे पास इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को ब्लॉक करना है, तो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास COX-2 इनहिबिशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एराकिडोनिक एसिड से PG प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो कि है बनने से रुक जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे वही पुराने फ्लो चार्ट से एक और बात बताई गई है, वो ये है कि भाई हमारे पास ट्रेडिशनल एनसेड्स होते हैं वो हमारे पास COX-1 COX-2 दोनों को इनहिबिट कर सकते हैं, और हमारे पास जो COX-2 इनहिबिटर होते हैं स्पेसिफिक होते हैं वो खाली COX-2 को इनहिबिट करेंगे। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एनसेड्स, अब हम पढ़ेंगे कि भाई उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं एनसेड्स के। सबसे पहले तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिससे क्या होगा, डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन। एनाल्जेसिक इफेक्ट, डिक्रीज इन्फ्लेमेशन की वजह से एनाल्जेसिक इफेक्ट आ जाता है। एंटीपायरेटिक इफेक्ट हमारे पास किस तरह से आता है, इंटरल्यूकिन 1 को जो वो इनहिबिट करेगा और उसको उसकी प्रोडक्शन को कम करेगा, उसकी वजह से एंटीपायरेटिक इफेक्ट आ जाता है। और इनहिबिट करेगा कॉक्स को भी CNS में, जिसकी वजह से एंटीपायरेटिक वो इफेक्ट आएगा, हमारे जो कि फेवर है वो कम हो जाएगा। एंटीप्लेटलेट हमारे पास थ्रोम्बोएक्सिन 2 जो कि है हमारे पास उसकी जो कि है प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से एंटीप्लेटलेट हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर प्रोडक्शन जो कि है उस प्रोटेक्शन जो कि है उस वो किस तरह से करता है, वो हमारे पास डिक्रीज करेगा इंसिडेंस ऑफ कोलोन कैंसर, किसी भी कोलोन कैंसर के इंसिडेंस को डिक्रीज कर देता है। फिर इसके बाद एक्टिविटीज़ ऑफ डेली रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, GIT जो कि अपसेट हो जाता है, और हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो जाती है, फ्लूइड और वाटर रिटेंशन एंड HTN होता है, और हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, मतलब हाँ किडनी में टॉक्सिसिटी आ जाती है, फोटोसेंसिटिविटी हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास अस्थमा हो सकता है, रैश हो सकता है, टाइनिटस हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है। ये सारे हमारे पास समझ लें साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और एक्टिविटीज़ ऑफ डेली रेस्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं। हाइपर एपनिया हो जाता है हमारे पास, ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो जाता है, और ब्लीडिंग होती है। इतनी सारी क्लासेस क्यों हैं, क्लासेस इतनी सारी इसलिए है क्योंकि ब्रॉड रेंज ऑफ पीके ये पीके हमारे पास आमिर खान की मूवी की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। ये पीके का मतलब ये है कि हमारे पास जो कि ड्रग का बॉडी पे एक्सपोजर के जो हमारे पास इफेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी पीके है, और PD हमारे पास होता है कि हम जो कि ड्रग है उसके जो कि हमारे पास इफेक्ट्स होते हैं। ये दिस इज़ अ शॉर्ट फॉर फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स। एफिकेसी होता है हमारे पास, पोटेंसी होता है, एलिमिनेशन, हाफ लाइफ, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टॉलरेबिलिटी प्रोफाइल, वेरिएबिलिटी इन ADRS, एक्टिविटी ऑफ डेली रेस्ट्रिक्शन, और हमारे पास इनहिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस प्रीडोमिनेंटली। ये हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है। एफिकेसी मतलब ये है कि भाई जो हमारे पास ड्रग है वो हमारे पास मैक्सिमम कितना जो कि है इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, वो उसकी एफिकेसी हो जाती है। पोटेंसी ये है कि हमारे पास जो कि कम से कम कितना ड्रग चाहिए होता है एक इफेक्ट को, उस ड्रग के इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। एलिमिनेशन, हाफ लाइफ मतलब कितनी देर तक वो एनसेड जो कि बॉडी में रहता है, तो वो भी काफ़ी थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन होता है, 24 आवर्स जो के हैं वो रहता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के रूट्स जो के हैं क्या क्या हैं, डिफरेंट रूट्स हमारे पास एनसेड में मिल जाते हैं। टॉलरेबिलिटी प्रोफाइल के एक बंदा उस ड्रग को कितना टॉलरेट कर सकता है एनसेड को, और इनहिबिशन ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस प्रीडोमिनेंटली, और जो कि हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई वो उसका इफेक्ट क्या होता है, वो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है साइक्लोऑक्सीजनेस को प्रीडोमिनेंटली। उस मतलब डोमिनेंसी जो कि है वो खाली साइक्लोऑक्सीजनेस को देता है, किसी और पाथवे को ब्लॉक नहीं करता। फिर पढ़ेंगे सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। अब हम पढ़ते हैं कि भाई एनसेड्स में जो कि हमारे पास सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स कौन से होते हैं, जो कि हमारे पास COX-2 पाथवे को इनहिबिट करेंगे। वो हमारे पास कौन से होते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ COX-2, जिससे हमारे पास क्या होगा, पेन जो कि डिक्रीज होगा, इन्फ्लेमेशन डिक्रीज होगा। और हमारे पास ये जो ड्रग्स होते हैं ये हमारे पास COX-1 के लिए नॉन इफेक्टिव होते हैं, उसको ब्लॉक नहीं करते, जो कि हमारे पास प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक लाइनिंग के अंदर, गैस्ट्रिक लाइनिंग की जो प्रोटेक्शन कराते हैं।
इसके बाद हमारे पास क्लिनिकल यूजेस क्या है कॉक्स-2 इनहिबिटर्स का। कॉक्स-2 इनहिबिटर्स का क्लिनिकल यूज़ ये है कि वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़ होते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज़ होते हैं, दोनों जॉइंट्स के डिजीज़ हैं। और पेशेंट जो कि हमारे पास गैस्ट्राइटिस और अल्सर्स के साथ आते हैं, उनमें हम क्या यूज़ करते हैं, उनमें हम यूज़ करते हैं कॉक्स-2 इनहिबिटर्स। एडवर्स इफेक्ट, कॉक्स-2 इनहिबिटर का एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है? एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, इंडाइजेशन होगी, रीनल इंसफिशिएंट होगी कि हमारे पास किडनी की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, और रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन जो कि हमारे पास हार्ट का प्रॉब्लम होगा, और स्ट्रोक भी हो सकता है। और हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स, ये हम उन पेशेंट्स को नहीं देते जिनको एलर्जी हो सल्फोन अमाइड्स की। अब जो हमारे पास कॉक्स-2 इनहिबिटर है उसके थेरेप्यूटिक इंडिकेशंस क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग जो कि हमारे पास इन्फ्लेमेटरी अर्थरोपैथीज है, उसमें एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस हमारे पास होता है, सोरियाटिक अर्थराइटिस में भी ये होता है हमारे पास, और रेटर्स सिंड्रोम में भी हम जो कि कॉक्स-2 इनहिबिटर यूज़ करते हैं। एक्यूट गोट में भी, डिस्मोनोरिया में यूज़ करते हैं, मेंस्ट्रुअल पेन जिसको हम कहते हैं, और मेटास्टेटिक बोन पेन, मेटास्टेटिक जो कि उसके अंदर भी हम यूज़ करते हैं, हेडेक और माइग्रेन के अंदर भी हम कॉक्स-2 इनहिबिटर यूज़ कर सकते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव पेन के अंदर भी यूज़ करते हैं, पायरेक्सिया अगर फीवर होता है फीवर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, इलियस और रीनल कॉलिक में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास उन इन्फेंट बच्चों में भी दिया जा सकता है जिनका हमारे पास डक्टस आर्टेरियोसिस क्लोज नहीं होता 24 आवर्स ऑफ बर्थ के बाद, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पल्मोनरी वेन के अंदर जो कि डक्टस आर्टेरियोसिस होता है, जो अगर ब्लॉक नहीं करता इन पेशेंट्स में, जो कि डक्टस आर्टेरियोसिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें, तो हमारे पास एक कंडीशन हो जाती है जिसमें ब्लड जो कि वापस चला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लंग्स में चला जाता है। प्रिवेंशन ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर एंड स्केमिक डिजीज़, कोलोरेक्टल कैंसर और स्केमिक डिजीज़ की जो कि प्रिवेंशन करने के लिए होता है। एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड को हम प्यार से एस्पिरिन कहते हैं, जो कि कॉमनली यूज मेडिकेशन है। इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ कॉक्स पाथवे को इनहिबिट कर देता है, जो कि इरिवर्सिबल नहीं होता, और प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोएक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन को बहुत डिक्रीज कर देता है। अगर इसका लो डोज दिया जाए तो हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगी। अगर इसका इंटरमीडिएट डोज दिया जाए तो हमारे पास एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर इसका डोज हाई दिया जाए तो हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। एस्पिरिन से हमारे पास क्या होता है, पीएच जो कि है हाई हो जाती है, स्टमक फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन, और एस्पिरिन हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर देता है, और एस्पिरिन वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। लिवर में जब उसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो वो लिपिड से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इजीली किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लो डोजेज में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑब्जर्व करता है, जिसमें हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट एक्सक्रीशन होती है और मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, और कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म होगा हाई डोजेस के अंदर, जिसको हम कहेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस में यूज़ होता है, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और माइग्रेन, टेंशन, हेडेक और अर्थ्रेल्जिया और माइल्जिया, प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक, कावासाकी डिजीज, फैसिलिटेट्स क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस और डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, रेस सिंड्रोम कॉज करता है जिसमें हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, फैटी लिवर हमारे पास हो जाता है, लिवर में फैट आ जाता है, और इंसेफेलोपैथी हो जाती है, और हमारे पास जो कि सीजर्स पड़ते हैं, और गैस्ट्राइटिस हमारे पास हो जाता है, और एक्सेसरबेशन ऑफ अस्थमा हो जाएगा, हाइपरसेंसिटिविटी, नेजल पॉलिप और राइनाइटिस होगा, और एंजियोएडेमा हो सकता है, और रीनल डिस्फंक्शन होगा, और हमारे पास ब्लीडिंग टाइम जो कि है इंक्रीज हो जाएगा। ये अगर हो गया हमारे पास एडवर्स इफेक्ट। और एस्पिरिन की पॉइजनिंग में क्या होगा, सेलिसाइक्लिज्म कहते हैं हम एस्पिरिन की पॉइजनिंग, और उसमें हमारे पास होता है टिटनस आ जाते हैं, वर्टिगो आता है, और डिजीनेस हो जाती है, रेस्पिरेशन का अल्कलोसिस होता है, हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, हाइपोकैलेमिया होगा, हाइपरथर्मिया होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सेरेब्रल एडिमा होगा, ब्रेन में जो कि है स्वेलिंग होगी, और डेथ हो सकती है। एसिटामिनोफेन हमारे पास क्या है, एक एक्टिव मेटाबोलाइट है जो फिनेसेटिन का होता है। तो फिनेसेटिन ड्रग जब हमारे पास आता है वो मेटाबोलाइज होता है, तो मेटाबॉलिज्म के बाद उसके अंदर हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म, उसकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इनएक्टिव फॉर्म नहीं होती, एक एक्टिव मेटाबोलाइट बन जाता है जिसका हम कहते हैं, जिसका नाम है एसिटामिनोफेन।
और वो हमारे पास क्या है, कॉक्स 1 और 2 इनहिबिटर है, लेकिन वीक है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं है हमारे पास, कोई भी हमने देखा नहीं है। और कॉक्स 3 को इनहिबिट करता है किसमें, CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है और ये चिल्ड्रन में यूज़ होता है, और ये हमारे पास वायरल फीवर के लिए यूज़ होता है चिल्ड्रन के अंदर। एडमिनिस्ट्रेड PO, पोस्ट ऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, और हमारे पास एब्जॉर्प्शन इसकी अच्छी है, ये 30 to 60 मिनट्स में जो कि काम करता है। और हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इसका अच्छा है, और इसका जो हाफ लाइफ है वो हमारे पास 2 to 3 आवर्स है। एसिटामिनोफेन में हमारे पास क्या है, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, और वो पढ़ेंगे किस तरह से होती है। अ पोर्शन ऑफ एसिटामिनोफेन इज हाइड्रोक्सिलेटेड टू फॉर्म एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनॉन। एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनॉन बनता है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एसिटामिनोफेन से, जो कि हमारे पास P450 सिस्टम से बनता है। हाईली रिएक्टिव एंड पोटेंशियली डेंजरस मेटाबोलाइट, ये इसका अब एसिटामिनोफेन का जो मेटाबोलाइट है वो ही हमारे पास क्या है, डेंजरस होता है। और वो हमारे पास होता है लिवर के और किडनी दोनों के लिए टॉक्सिक होता है। और नॉर्मल डोजेस पे जो एसिटामिनोफेन है उसमें एसिटाइल बेंजीक्विनोन जो कि है वो ग्लूटाथियोन के साथ रिएक्ट करके जो कि है वो सेटल हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन नॉन टॉक्सिक सिस्टम फिर उसका जो उस रिएक्शन के बाद जो हमारे पास नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस बचता है वो हमारे पास यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन जब ओवरडोज कर दिया जाए तो हमारे पास ग्लूटाथियोन की क्या हो जाती है, डिप्लीशन हो जाती है, ग्लूटाथियोन की कमी हो जाती है किसके अंदर, लिवर के अंदर, इन केस ऑफ ओवरडोज। और जो हमारे पास एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन होता है उस वो क्या करता है, रिएक्ट करता है हेपेटिक प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करने लग जाता है और उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से लिवर में प्रॉब्लम आ जाती है, लिवर फेलियर हो जाता है ड्यू टू सेंट्रल लोब्यूलर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। आप लिवर के प्रोटीन के साथ रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा केमिकल है। और एक्यूट रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाता है। तो ये दो कंडीशंस हो जाती है ओवरडोज ऑफ एसिटामिनोफेन की वजह से। इंजेक्शन ऑफ 15 ग्राम, अगर 15 ग्राम एसिटामिनोफेन अगर आप ले लेते हो तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। और क्रॉनिक यूज ऑफ इथेनॉल इनहेंसेस लिवर टॉक्सिसिटी वी आई P450 सिस्टम। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इथेनॉल यूज़ करोगे तो हमारे पास क्या होगा, लिवर की टॉक्सिसिटी इन्हेंस हो जाती है। अब अगर हमने सपोज करो एसिटामिनोफेन का ओवरडोज ले लिया, एक पेशेंट आ गया, तो हम उसको उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, तो उसकी मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एसिटाइल सिस्टीन दे देंगे, जो एन एसिटाइल पी बेंजीक्विनिन से रिएक्ट करेगा। और उसकी वजह से क्या होगा, जो उसमें अंदर सल्फेहाइड्रिल ग्रुप होता है जो कि ग्लूटाथियोन में भी होता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो मेटाबोलाइट उससे बाइंड कर जाता है, टॉक्सिक मेटाबोलाइट, जिसकी वजह से फिर वो इजीली सेक्रेट आउट हो जाता है और वो हार्म जो प्रोड्यूस कर रहा होता है वो उससे बंदा बच जाता है। वो जो हार्मफुल मेटाबोलाइट है वो बॉडी से इस तरह से निकल आएगा अगर एन एसिटाइल सिस्टीन जो कि है पेशेंट को दे दिया जाए। इट कैन बी लाइफ सेविंग इफ एडमिनिस्ट्रेड विद इन 10 आवर्स ऑफ ओवरडोज। ओवरडोज के 10 घंटों के अंदर अंदर अगर आपने उसको दे दिया तो ये लाइफ को बचा सकता है। डोजेज क्या होगा हमारे पास, एन एसिटाइल सिस्टीन का 250 to 500 mg 4 times डेली। हाफ लाइफ ऑफ एसिटामिनोफेन इज 2 to 3 आवर्स। और हमारे पास टॉक्सिक डोजेज और लिवर डिजीज जो कि है हाफ लाइफ में भी 2 फोल्ड। अगर हमारे पास जो कि है टॉक्सिक डोजेज या फिर हमारे पास डिजीज़ है लिवर का, या आपने डोज ज़्यादा ले लिया या आपको लिवर का डिजीज़ है, तो उससे हमारे पास क्या होगा, हाफ लाइफ बढ़ जाएगी 2 फोल्ड तक या फिर उससे भी ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हमारा बहुत ही बड़ा इकोसिनेट से भी ज़्यादा बड़ा NSAIDs का जो कि टॉपिक है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम रियली सॉरी फॉर द लॉन्ग वीडियो बट इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ सब्सटेंस, सो यू मस्ट वॉच दिस। एंड आप यहाँ तक आपने मतलब यहाँ तक पहुँच गए तो मतलब आपने बहुत लंबी वीडियो देखी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।